बाल काट रही हैं और अपने सरों से हिजाब को उतार कर उनको आग लगा रही हैं। दुनिया भर की बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और दे वांट टू बी एसोसिएटेड और ये ग्रेट बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट भी कहते हैं कि मारने की इजाज़त है लेकिन बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट तो अगर ये शिकवा हम सूट नहीं करता तो लेकिन उनकी वजह से बहुत बड़ा सेटबैक मिला इस मूवमेंट को क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी स्टैंड्स विद द क्रिश्चियन जो वैल्यूज हैं तो दोबारा से मूवमेंट थोड़ी सी इसको सेटबैक मिला तो मेरा ख्याल है कि मजहब सारे मजाहिब में इस चीज़ को एक तरह से बुरा समझा जाता है क्योंकि बेसिकली शादी को और ये इस सब चीज़ों को एक तरह से रिप्रोडक्टिव रिलीजन में ख़वातीन का और शादी का बेसिकली मकसद ये है कि रिप्रोडक्शन हो और फिर आगे से आपकी नस्ल आगे बढ़े तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है कि क्योंकि गॉड मेड एडम एंड ईव्स नॉट एडम एंड स्टीव्स तो इस हवाले से मैं एक बड़ी फनी मीम देख रही थी कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी का मेरा ख्याल मुस्लिम बिलीफ भी है कि आदम की जो पसली से हवा को बनाया गया तो मैं देख रही थी कि इंटरनेट पे मीम थी कि अगर एडम की पसली से हवा बनी है तो जो उनका जो क्रोमोसोम्स होंगे वो XY होंगे तो इट मींस इट्स स्टीव एंड स्टीव इट्स नॉट एडम एंड ईव तो अगर आप साइंटिफिकली मजहबी क्लेम्स को देखना शुरू करें तो आप हर चीज की धज्जियां उड़ा देंगे तो इस बात से किसी को साइंटिफिक क्लेम्स में तो औरत का काम ही बच्चे देना है बच्चे और जिस रिलेशनशिप में जो है वो बच्चे नहीं हो पाते उस रिलेशनशिप का कोई काम ही नहीं है रिलीजन के अंदर। अफसोस की बात ये है कि रिलीजन इससे ऊपर सोच ही नहीं सकता। बिल्कुल क्योंकि जिन जमानों में रिलीजन्स बने हैं लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाते हैं लोग कि जिन जमानों में ये बने हैं साइंटिफिक नॉलेज बहुत लिमिटेड थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन को भी सिर्फ 250 इयर्स हुए हैं और ह्यूमन साइकी ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी लेस देन 100 इयर्स की है। अब न्यूरो साइंस पे जो इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है उस पे अभी तक ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। मेरा ख्याल है इट वाज इन मिड 1950s जब पता चला था कि जब आपको स्ट्रोक होता है स्ट्रोक के पेशेंट्स पे स्टडीज की गई थी तो पता चला था कि आपके थंब को ब्रेन का ये एरिया कंट्रोल करता है आपकी लेग्स को ब्रेन का ये एरिया कंट्रोल तो ब्रेन पे अभी तक इतनी रिसर्च नहीं हुई है अभी हमें बहुत ज़्यादा सो मज़हब 1400 साल से है जो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था साइंस की बगैर अपनी और फिलॉसफी से उससे पहले फिलॉसफी थी तो ये बहुत लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी है तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फोटो शेयर करना चाहूंगी let me share this picture on the screen here it is so ये पिक्चर जो है ये किन्जी स्केल है सलमान आपको पता है अल्फ्रेड किन्जी का सो एल्फ्रेड किन्जी जो है ना वो सेक्सोलॉजिस्ट थे इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे प्रिजनर्स पे जो सेक्स ऑफेंडर्स थे क्योंकि उस वक्त इतने सब्जेक्ट्स नहीं मिलते थे आपको स्टडी के लिए रिसर्चर्स बाकायदा से इस तरह कंडक्ट नहीं की जा सकती थी इतनी ओपनली क्योंकि सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी आई थिंक ही वाज वन ऑफ हिज काइंड जो सेक्स पे करते थे और उस वक्त उन्होंने 1948 में अपनी बुक पब्लिश की सेक्सुअल बिहेवियर इन ह्यूमन मेल और उस बुक को ज़ाहिर बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई और कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि सेक्स इज सच अ टैबू टॉपिक एंड देन ही वेंट ऑन एंड पब्लिश्ड अनदर बुक 1951 में सेक्सुअल बिहेवियर इन ह्यूमन फीमेल तो ये है केंजी स्केल ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी इसको समझ लें और इस स्केल में इन्होंने 0 से 6 तक इन्होंने नंबर दिया है और अगर आप 0 पे हो अगर आपका सेक्सुअलिटी सेक्सुअल प्रेफरेंस तो you're exclusively heterosexual 1 mostly heterosexual only slightly or incidentally homosexual heterosexual का मतलब ये है कि physically emotionally और romantically you're attracted to an opposite
सेक्स, यानी कि मेल हैं तो फीमेल और फीमेल हैं तो मेल। लेकिन जैसे जैसे आप इस स्केल में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है थोड़ी सी न्यूट्रल होना शुरू हो जाती है। अब ये जो नंबर 3 है इसमें इक्वली हेटेरोसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल, और जैसे ही आप 6 पे जाते हैं तो एक्सक्लूसिवली होमोसेक्सुअल। तो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन द ह्यूमन सेक्सुअलिटी। अब मैं इस चीज पे मैं इतनी इसलिए इम्पोर्टेंस देना चाह रही हूँ क्योंकि ह्यूमन सेक्सुअलिटी, इमेजिन करें कि ये सिर्फ अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, और अगर ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन सेक्सुअलिटी को अगर ओपनली दुनिया के हर कंट्री में स्टडी किया जा रहा होता तो आज हम कितना इसकी बॉटम लाइन तक पहुंच चुके होते कि सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्यों डिफरेंस है और लोगों में इतनी कंफ्यूजन क्यों है। इसलिए कि हम समझना नहीं चाहते, हम समझते नहीं हैं। जैसे ही हमें इस टॉपिक को शुरू किया जाता है, हम सिर्फ अपनी एक जो मज़हब का एक लेंस है वो लगा लेते हैं और फिर अपनी टनल विजन करके उस चीज़ को फिर बड़े रिजिड स्टैंस हमारा हो जाता है और इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। हम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, उनको समझना नहीं चाहते। अच्छा, सलमान आपसे मैं पूछूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, द पर्पस वाज यू टॉक हियर। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, बहुत ही अच्छा बोल रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी क्योंकि मेरा ख्याल है आप भी बहुत सोचते होंगे कि what are the factors that leads to this kind of sexual behavior or sexual preference? What do you think are the factors? आपने कभी गौर किया व्हाट आर द फैक्टर्स? कि बिल्कुल, बहुत जेनेटिक्स? गौर किया और बहुत सोचने समझने की कोशिश की। मैं भी उसी माशरे से पल बढ़ के आया हूँ जिस माशरे से जो है वो ये हमारी ऑडियंस पल बढ़ के आई है। पाकिस्तान में ही पला बड़ा हूँ, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। अ, हैदराबाद में रहा करता था। तो मेरी सोच शुरू-शुरू में तो यही थी कि सबसे पहले जो है वो मैंने अपनी अ, वालिदा और बहनों के ऊपर जो है वो अ, ज़हन में अपने इल्ज़ाम लगाया कि शायद उनकी वज़ह से मैं होमोसेक्सुअल हो गया हूँ। क्योंकि हमारे जो है वो मज़हबी सर्कल्स में यही सिखाया जाता है कि एक लड़का जो है वो अगर लड़कियों के साथ ज़्यादा रहे तो वो होमोसेक्सुअल बन जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे ज़हन में यही आया कि यकीनन जो है वो मेरी वालिदा या मेरी बहनों का जो है वो कसूर है कि जिनके साथ रह रहकर जो है वो मैं होमोसेक्सुअल बन गया हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा-सा पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। उस वक़्त जो है वो इंटरनेट थोड़ा-थोड़ा जब इन चीज़ों की अकल आई कि ये चीज़ सबसे पहले तो पता ही नहीं था, मतलब बचपन से ही जो है वो ऐसा लगता था कि मैं मुख्तलिफ हूँ। फिर 12 या 13 साल की उम्र में जो है वो मुझे मर्दों की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हुई। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं मुख्तलिफ तो था, ठीक है, मुझे महसूस होता था कि मैं मुख्तलिफ था। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं क्यों मुख्तलिफ हूँ? कि बाकी लड़के जब लड़कियों की बातें कर रहे होते तो मुझे लड़कियों की बातें समझ में नहीं आती। मैं जो किन्सी स्केल पे 6 पर हूँ। मुझे कभी भी लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन फ़ील नहीं हुई, सेक्सुअल या फिज़िकल अट्रैक्शन। वैसे बड़ी अच्छी लगती हैं लड़कियाँ, जी जी। लेकिन लेकिन उनकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील नहीं होती। जब भी जो है वो लड़के उनके हुस्न के गुण गा रहे होते थे या लड़की कह रहे थे यार इसको चेक आउट कर, यार इसको देख और उसको देख। मुझे नहीं समझ में आता था कि क्यों देख रहे हैं इनको, और मुझे लड़के अच्छे लग मैं उसी तरीके से लड़कों को देखना चाहता था। तो शुरू से मतलब ये फिर जब अंदाज़ा हुआ कि ज़रा मैं मुख्तलिफ हूँ, तो फिर उसकी वजूहात जो है वो ज़ाहिर-सी बात है बंदा उसमें पड़ जाता है। तो फिर जो है वो वजूहात में हमें यही सिखाया जाता है कि लड़के जो है वो लड़कियों जैसे हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ रहते हैं। तो फिर अपनी वालिदा और बहनों पे नाम दिया। उसके बाद जो है वो समझ में आया, अक़ल में आया कि सारे लड़के जो गे होते हैं ज़रूरी नहीं है वो या तो लड़कियों जैसे हों या लड़कियों की कंपनी में रहते हों। मतलब ऐसे भी जो है वो घर में जो है वो गे लड़के पैदा होते हैं जो कि सारे के सारे भाई होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर एक ये भी थ्योरी सुनी कि ये बहुत ही अजीब-सी थ्योरी लगी मुझे। मैं आपको एक थ्योरी बताऊँगा। ये वजूहात मिथ्स में से हम ना, वजूहात की बात करें, गलत वजूहात की बातें बता रही हूँ। मैं मिथ्स अपना जो जर्नी जो बता रहा हूँ आपको। जी जो मिथ्स हैं इसके अराउंड, जो फैक्ट्स जो मिथ्स हैं एग्ज़ैक्टली, हम फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्स तो मैंने आपको बता दिया कि बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुख्तलिफ हूँ, और बिल्कुल। 11-12 साल की उम्र में जो है वो यकीन हो गया, जब 11 साल की नहीं, 12 या 13 साल की उम्र में आज से, कि मुझे यकीन हो गया कि मेरी जो अट्रैक्शन है वो लड़कों की तरफ है। और शुरू में ऐसा लगता था ये फ़ेज़ है, क्योंकि यही सुना था, निकल जाएगा। अच्छा और इंसान को जो है ना वो हमारे जैसे माहौल में पला-बड़ा हो, पाकिस्तान का माहौल जहाँ एम्पैथी तो है ही नहीं। तो हुँ, हुँ। हमें तो ऐसे ही लगता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सबका एक्सपीरियंस है। जो हम सोचते हैं वो सब सोचते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही सब हैं। तो जब मैं
लड़कों को देखकर अट्रैक्ट होता, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे जो है वो लड़के लड़कों को देखकर शुरू में अट्रैक्ट होते हैं, इसी तरीके से जवान होते हैं सब। और अगर हम देखें तो लड़कों के सेलिब्रिटी क्रशेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लड़के जो है वो शाहरुख खान के पीछे मर रहे होते थे, बहुत सारे लड़के सलमान खान के पीछे मर तो नहीं रहे होते थे, मतलब उनको अपना हीरो मान रहे होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये भी उसी तरीके से अट्रैक्टेड है इन लोगों की तरफ जिस तरह से मैं अट्रैक्टेड हूँ। उसके बाद जो वो रफ्ता-रफ्ता समझ में आया, नहीं ऐसा नहीं है, ये लड़के तो लड़कियों की तरफ से जिस्म की बातें कर रहे हैं, उसके जिस्म के बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, जिस तरह से मैं लड़कों की तरफ देखता हूँ, ये जिस तरह से मैं लड़कों को ऑब्जेक्टिफाई करना चाहता हूँ। तो अब मैं ये नहीं कह रहा, एडवोकेट नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्टिफाई करना चाहिए, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जिस प्रोसेस से मैं गुज़रा हूँ, ठीक है? राइट। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फिर रफ्ता-रफ्ता जब ये चीज़ें समझ में आने लगी, तो फिर मैंने अपने वालिदा और बहनों को नाम दिया। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है। अ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लड़के जो है वो गे हों जो बहनों में रहे हों या जिनके घर पास बहनें हों, ऐसे भी लड़के जो है वो गे हो सकते हैं जिनके तमाम भाई हों या जो अकेली औलाद हों। फिर एक थ्योरी, एक और मिथ जो है वो सुनने को मिली और वो ये था कि जिन लड़कों के साथ बचपन में ज़्यादतियाँ होती हैं या कोई मर्द ज़्यादती कर देते हैं वो गे निकलते हैं। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो डेफ़िनेटली ये तो आउटराइटली मेरे ज़हन में एक ख़्याल सुनने को ज़रूर मिला, लेकिन मैंने एंटरटेन नहीं किया उसे बिकॉज़ आई न्यू दैट दैट वाज़न्ट अ रियलिटी। और उसके बाद जो है वो एक और ख़्याल ये आया कि शायद मेरे वालिद के जो है वो स्पर्म में कोई न कोई कमी हो या मेरे वालिद जो है उनमें ही जो है वो उनकी मर्दानगी में कोई कमी रह गई हो, तो शायद उसकी वज़ह से जो है वो मैं जो उसका रिज़ल्ट ये है कि मुझे जो है वो लड़के पसंद। तो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो फिर महसूस हुआ कि ऐसा भी कुछ नहीं है। अ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इंटरनेट पे बैठ के, लकीली उस ज़माने में जो है वो इंटरनेट मेरा मुझे एक्सेस था इंटरनेट इंटरनेट को लेकर और कंप्यूटर था मेरे पास। बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं होता, तो पता नहीं वो इतनी मालूमात कहाँ से हासिल करते होंगे और कैसे हासिल करते होंगे। बहरहाल जब मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ कि ऐसा भी नहीं है, तो वो भी जो है वो अच्छा। और मज़े की बात ये है ना कि जिस इंटरनेट पर सर्च करने का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अगर एक चीज़ को बुरा समझें और हम सर्च इस तरह से करें, व्हाई एम आई गे? इज़ बी इज़ बीइंग गे इज़ बीइंग गे रॉन्ग? हुँ, हुँ। इमोरल। तो आप सर्च भी फिर इसी तरीके से करते हो और जब आप इसी तरीके से सर्च करते हो तो सारे मज़हबी आर्टिकल्स जो है वो सबसे पहले आते हैं। तो ये सारी जो मिथ्स जो है वो मुझे मज़हबी आर्टिकल्स को पढ़-पढ़ के जो है वो सीखने को ही मिली और फिर अपनी सराउंडिंग्स में भी सुन के रखी हुई थी। तो वो कोरॉबोरेट हो जाती है कि अच्छा बाहर के मुल्क भी यही सोचते हैं, अंग्रेज़ भी ऐसे ही सोचते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के तो नहीं समझ में आता अंग्रेज़ क्या है? हम तो ये समझते हैं ईसाईयत है अंग्रेज़। हुँ, हुँ। ऐसा तो बाद में जाके पता चलता है जब उन ममालिक में चले जाते हैं कि यार ये तो सेक्युलर कंट्रीज़ हैं, ये तो ईसाई कंट्रीज़ हैं ही नहीं। राइट। लेकिन उस वक़्त जब चर्च के आर्टिकल्स पता चलते थे तो बस यही था कि ये अंग्रेज़ भी ऐसे ही होते हैं, इन्होंने ये तो इतनी तरक्की याफ़्ता हैं, ये भी ऐसे ही सोचते हैं। हुँ, हुँ। तो बस फिर उसको वजह समझना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जब ये पता चला कि वालिद का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर एहसास हुआ कि मेरे अंदर ही कोई ख़ामी है। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो है वो पता नहीं अजीब-ओ-गरीब किस्म की बातें भी होती हैं पाकिस्तान में कि केरियाँ खाते हैं लड़के तो ये हो जाते हैं, लड़की जैसे हो जाते हैं। खट्टी चीज़ें जो एग्ज़ैक्टली। है वो लड़कियाँ खाती हैं। पता नहीं क्या-क्या मतलब इतनी कोई बकवास है ना उस माशरे में, नॉलेज की तो कमी है और सारी जो है वो इस तरह की बातें और पता नहीं अब तो शायद होपफुली कि नई यूथ के ज़माने में कम बातें होती होंगी क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। हम जब पल बढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ तो इसी तरह की बकवास होती थी। केरियाँ खाता है कोई लड़का तो वो लड़की जैसा हो जाएगा। यकीन करिए मेरी क्लास में लड़कों को ये कहा जाता था, "तू केरी खाएगा तो मम्मे निकल आएँगे तेरे।" आई मीन हुँ। इट्स इर्रेलेवेंट राइट? इस तरह की बातें। तो एनीवे अम तो इस तरह की चीज़ें जो ना वो सोच-सोच के मैंने कहा कि शायद मैंने खट्टी चीज़ें भी खाना छोड़ दी। फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपनी चाल, अपनी ढाल, लड़कों के साथ उठना-बैठना शुरू कर दिया, लड़कियों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। एक वक़्त तो ऐसा आता था कि मैं अपनी बहनों को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया, कि एग्ज़ैक्टली। इनके साथ रह कर जो है वो मैं लड़की जैसा ना बन जाऊँ या मैं जो यहाँ है वो पे गे हमारे बड़ा हो जी, के ना बन जाऊँ। सॉरी? कमेंट सेक्शन में है FHIALOM। अब अगर आप आना चाहें तो ये अपनी थोड़ी-सी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे सलमान और ही इज़ वेरी थैंकफुल टू यू, यू आर शेयरिंग योर स्टोरी और इनके थैंक यू। 2-3 कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिकॉज़ आई वांट टू टॉक अबाउट इट। इन्होंने कहा है suffered heavy depression around 16 to 17 years just like you Salman, you were sharing that.
उसके बाद फिर ये कहते हैं कि came out last year to my family and much more happier now. No one should be in the closet, and we agree with you. That's why we are having these सो हैप्पी streams. फॉर यू। Yes, very congratulations, and that's why we're happy having these streams क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर इंसान का राइट है। और अभी कह रहे came to know about my orientation around 13 years old. Thanks सलमान भाई for sharing your story. FHI अगर आप आना चाहें तो we would love to hear from you as well. देखिए मेरी बात सुनिए कि आपको अगर जो भी लोग इधर सुन रहे हैं और जिस पर्सपेक्टिव से आपका जो भी रिलीजियस बैकग्राउंड है और जिस मतलब क्रिश्चियन है मुस्लिम है, अपने माइंड को ओपन रखें फॉर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। लेट दैट गो थ्रू योर माइंड। अपने जहन को एक स्पंज की तरह बनाएं। स्पंज में होल्स होते हैं ना, तो वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो उन होल्स में जाके फिट हो जाए। अपने जहन को एक रिजिड फ्रेमवर्क में मत रखें, आप इवॉल्व नहीं होंगे। हमारी एवोल्यूशन हो रही है विद एवरी पासिंग टाइम। तो सलमान ने जो मिथ्स बताई हैं, क्योंकि मैं भी उसी सोसाइटी में पली बड़ी हूँ और हमारी मतलब मैंने अपने अराउंड ऐसे लोग देखे थे जिनमें फेमिनिन क्वालिटीज थी लड़कों में। मेरा ख्याल है कि लड़कियां थोड़ी कवर अप हो जाती हैं टॉम बॉय में, और पीपल एक्चुअली फील प्राउड कि लड़की लड़कों की तरह बिहेव कर रही है और वो स्ट्रांग है, क्योंकि एवरी पेरेंट वांट बॉयज। So when women is showing these qualities, people don't mind that, क्योंकि बॉयज को फिर भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है। लेकिन अगर कोई बॉय अपनी फेमिनिन उसमें क्वालिटीज आ रही हैं या तो that they don't like it, they want them to be macho, जो एक masculine जो एक स्टैंडर्ड जो सेट किया हुआ है, अगर लड़के उस स्टैंडर्ड में स्ट्रिक्टली फिट नहीं होते हैं तो दे आर काइंड ऑफ रिजेक्टेड, ह्यूमिलिएटेड, मॉक्ड, उनको मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तंज, जिस तरह सलमान ने सारी बुलिंग फेस की। और जब हम बड़े हो रहे थे हमें ये भी नहीं पता था ये बुलिंग है, दिस इज रॉन्ग। फिर हमें हमारा बड़ा एक बाइनरी जो जेंडर बाइनरी हमारा है कि बस मैन और फीमेल और हेट्रोसेक्सुअल, दैट्स नॉर्मल। तो वो दैट इज। और मैंने अपनी पिछली स्ट्रीम में बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की कि जो हेट्रोसेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें लगेगा दिस इज नॉर्म, लेकिन अगर कोई होमोसेक्सुअल होगा उसको हेट्रोसेक्सुअलिटी नॉर्मल लगती है। बट इट इज अ मैटर ऑफ नंबर्स जिसके ज्यादा होंगे वो समझेगा हम नॉर्मल है, देन द अदर माइनॉरिटी इज नॉट नॉर्मल। तो ये है। डेफिनेटली आई विल रेकमेंड द बुक्स। तो मैं जो पॉइंट बताना चाह रही थी कि इसकी रीजंस क्या है। मिथ्स तो हमें बहुत सारी पता है। जो लड़के थे, एंड आई वुड retrospectively when I go back I would like to apologize to people जिनको मैंने भी जज किया होगा उस वक्त, क्योंकि हमारा माइंडसेट इस तरह का बना हुआ था कि ये जनाने हैं या इनको फेमिनिन क्वालिटीज हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी फैमिली में भी एक भाई थे हमारे और हम उनको बाजी कहते थे, और एंड वी वर किड्स एंड नोबडी स्टॉप्ड अस बिकॉज it was okay to make fun of people who are not supposed to be guys. So I would like to उनकी गलती थी ना कि वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, आपकी गलती थोड़ी थी। राइट। और जो मिथ मुझे मेरी फैमिली से पता चली वो यही थी कि उनकी फैमिली में सब लड़कियां थी and he grew up with them, so that's how he became like that, but that's not true. और बहुत सारे लड़के हैं जो बहनों में होते हैं और वो लड़के ही रहते हैं। तो ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और ऐसे लड़कों को सिसी बोला जाता है और ये सब बुलिंग में आता है। और अगर आप ये कर रहे हैं, इसका शिकार रहे हैं, तो दैट वाज रॉन्ग। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज एंड यू हैव टू पुश बैक बुलीज। तो इसकी मैं रीजंस पे बात करूंगी, क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर पे मैंने अपनी स्ट्रीम की थी परसों, और आई वांटेड दिस टू बी LGBTQ वीक, और अनफॉर्चुनेटली मेहरब के साथ इंटरव्यू नहीं हो सका, बट दैट्स फाइन। तो उस